के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लगातार हिंदी की कक्षाएं ले रहे हैं और हिंदी में हमने रीड के लिए और DLED MPPT के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गई है। दोस्तों, तो इसमें हमने इन सभी कक्षाओं के लिए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है। हमने पीछे 2 क्लासें ली है, 2 कक्षाएं ली है, 2 कक्षाओं में अच्छा समझने का प्रयास किया और उसी कक्षा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा कि उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे, फिर अगला टॉपिक हम अगले दिन प्रारंभ करेंगे, मतलब कल प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, हमने अब तक क्या पढ़ा है उसके बारे में हम जानते हैं। हम विशेषकर रीड के सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने भाषा को समझा कि दोस्तों भाषा क्या होती है। भाषा के बारे में हमने सबसे पहले जाना। उसके बाद में हमने लिपि के बारे में जाना कि लिपि क्या होती है और लिपि किस भाषा की क्या है, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद में हमने वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में जाना। मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में समझा। दोस्तों, इसके बाद में हमने स्वर वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण भी हमने समझा था। दोस्तों, इसके बाद में हमने अयोगवाह को समझा था। अयोगवाह क्या है इसके बारे में भी हमने अच्छे तरीके से समझा था, अच्छे तरीके से जाना था। दोस्तों, इसके बाद में हमने व्यंजन और व्यंजन के जितने भी वर्गीकरण, व्यंजन वर्गीकरण जिसमें हमने सारे व्यंजन एवं व्यंजन का प्रकारों के बारे में हमने जाना था, अच्छे तरीके से समझा था। इसके बाद में क्या आता है, उपक्षिप्त वर्णों के बारे में भी हमने जाना था। उपक्षिप्त वर्णों के बारे में जाना और इसके बाद में हमने दोस्तों संयुक्त वर्णों के बारे में हमने जाना था। संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में जाना। तो दोस्तों, इतनी जानकारी हमने पिछली 2 कक्षाओं में समझ ली थी। अच्छे तरीके से ये जान लिया था कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है भाषा की, और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद में हमने मानक हिंदी वर्णमाला को जाना था, समझा था कि मानक हिंदी वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है, किस सीक्वेंस में लिखा जाता है। इसके बाद में हमने उसमें से स्वर ढूंढे थे, स्वर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों हमने जाना। इसके बाद में हमने स्वर का वर्गीकरण किया। उसके बाद में 2 अयोगवाह थे, उनके बारे में भी हमने अच्छे तरीके से जाना। फिर व्यंजन एवं व्यंजन का वर्गीकरण किया, उपक्षिप्त वर्णों के बारे में जाना, और संयुक्त व्यंजन थे या मिश्रित व्यंजन थे उनके बारे में हमने जाना। दोस्तों, आज हम इससे आगे की क्लास प्रारंभ करते हैं दोस्तों, ताकि आज हमारा जो वर्ण विचार है, वर्णों की समझ नामक टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, सिर्फ छोटा सा बचा है कि वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण वर्गीकरण को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, वर्ण क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था कि जब ध्वनि होती है, एक ध्वनि को एक वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ये दोनों वर्ण होते हैं। इन दोनों सभी वर्णों का एक समूह होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इनके बारे में दोस्तों हमने अच्छे तरीके से जान लिया था। अब हम सभी स्वर एवं सभी व्यंजन दोनों को साथ मिला के वर्ण का वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों, तो इनका वर्गीकरण है वो हमने 2 प्रकार से होता है कि 2 प्रकार से वर्ण वर्गीकरण होता है। कौन कौन से होता है दोस्तों, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वर्ण का वर्गीकरण है वो कौन कौन से 2 होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कहते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर
तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। ये भी आगे दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक घोष वर्ण होता है और एक अघोष वर्ण होता है। घोष एवं अघोष दोस्तों, इसके बारे में हमने जाना था, आज जानेंगे। इसके बाद में हम दूसरा करते हैं प्रयत्न के आधार पर या प्राण के आधार पर। हमारी फेफड़ों से प्राणवायु यानी बाहर आती है तो उसमें कितना समय लगता है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दूसरा हमारा प्रकार है प्रयत्न या प्राणवायु के आधार पर। तो दोस्तों ये भी दो प्रकार का होता है। प्रयत्न या प्राणवायु के आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा पहला आता है कि अल्प प्राण वर्ण, और दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों महाप्राण। ये वर्गीकरण हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। हमारे संपूर्ण वर्ण होते हैं उनका यह वर्गीकरण होता है। तो अब दोस्तों हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि ये क्या कौन कौन से वर्ण है वो घोष वर्ण में आते हैं और कौन कौन से वर्ण हैं वो अघोष वर्ण में आते हैं, और कौन कौन से वर्ण फिर प्रयत्न के आधार पर हम उसको बांटते हैं। तो कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आएंगे और बाकी वाले कौन कौन से वर्ण हैं वो महाप्राण में आएंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो अब बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन होता है। उन कंपन के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण या वर्णों का वर्गीकरण कैसे होता है, कौन कौन से वर्ण, फिर ये कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम वर्ण का वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों पहले हमने बात की कि यह भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन सा होता है बताइएगा। तो हमने बात की कि एक होता है घोष वर्ण। कौन सा होता है दोस्तों? घोष वर्ण। और दूसरा होता है हमारे पास अघोष वर्ण। कौन सा होता है दोस्तों? अघोष वर्ण। इनके बारे में हम जानते हैं कि दोस्तों कौन सा वर्ण है वह घोष वर्ण है और कौन सा वर्ण है जो अघोष वर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि घोष वर्ण होते हैं वो सभी स्वर होते हैं, वह घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग के बारे में हमने बात की थी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वह घोष वर्ण होता है। दोस्तों इनको आप याद रखिएगा कि कौन से वर्ण घोष वर्ण है और कौन से वर्ण अघोष वर्ण है, क्योंकि जब हम संधि को पढ़ेंगे, जब हम स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि में चलेंगे, तब हमारा बहुत सारे रूल है वह घोष वर्ण एवं अघोष वर्णों के आधार पर हम उसको निर्धारित करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको इन सभी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है कि आगे की कक्षाएं आप जब तक
समझने के लिए तैयार होंगे तब तक आप इनको समझ लेंगे। इनको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति जो नौकरी के योग्य है या नौकरी करना चाहता है उसको हम योग्य बनाएंगे, और योग्य होने पर वह स्वयं नौकरी में लग जाएगा। इसके लिए दोस्तों हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि घोष एवं अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आते हैं य, र, ल, व और एक इसमें साथ में ह आता है। दोस्तों इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि घोष वर्ण एवं अघोष वर्ण हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अब जितने भी हमारे पास वर्ण होते हैं उनसे पीछे बचे हुए सारे वर्ण होते हैं वह घोष वर्ण होते हैं। दोस्तों अब आप काउंटिंग कर लीजिएगा कि घोष वर्ण कितने हैं। ये 15 ये हो गए, 15 और 11 ये है, 11 स्वर है, और 15 ये 16 और 10 26 27 28 29 30 31 वर्ण होते हैं वह घोष वर्ण होते हैं। बाकी बचे हुए सारे अघोष वर्ण हैं। तो कौन कौन से बचे? सभी स्वर घोष वर्ण में चले गए, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण में चले गए। तो फिर पीछे कौन से बचे? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से बचे पीछे? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण है वह अघोष वर्ण है। कौन से हैं दोस्तों? अघोष वर्ण है। फिर और पीछे कौन से बचे? ऊष्म व्यंजन ह को छोड़ करके ऊष्म व्यंजन श, श और स। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि कौन से वर्ण घोष वर्ण है और कौन से वर्ण है अघोष वर्ण है। दोस्तों इसके बाद में हम दूसरे वर्गीकरण पर चलते हैं कि इसके बाद में हमारा पहला वर्गीकरण था वह स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर था, तो दूसरा हमारा वर्गीकरण था वह प्रयतन या प्राण वायु के आधार पर था। तो दोस्तों अब हम दूसरा हमारा वर्गीकरण है उस पर चलते हैं। तो दूसरा हमारा वर्गीकरण था प्रयतन या प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने बात की कि ये भी दो प्रकार का होते हैं। इनको भी दो प्रकार के दो भागों में आगे बांटे गए हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि कौन कौन से हैं। तो हमने पहले बात की थी कि अल्प प्राण, और दूसरी हमने बात की थी महाप्राण। तो दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताइएगा कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं और महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे पास स्वर होते हैं वह सभी स्वर है वो अल्प प्राण में आते हैं। तो सभी स्वर है वह अल्प प्राण में आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण का मतलब होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वह प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वह अल्प प्राण वर्ण होता है। और इसके बाद में जितने भी अंतस्थ है हमारे पास वो सभी अल्प प्राण में आते हैं। अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। तो ये दोस्तों अल्प प्राण आपके समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं महाप्राण की ओर। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये वर्ण अल्प प्राण है, तो इनसे पीछे बचे हुए सारे के सारे वर्ण महाप्राण में आएंगे। तो दोस्तों पीछे कौन से बचे? हम वर्णमाला शुरू करते हैं तो स्वर से शुरू करते हैं। तो जितने भी स्वर थे वो सारे के सारे अल्प प्राण में आ गए। फिर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण था वो अल्प प्राण में आ गया। तो महाप्राण के लिए कौन सा बचा दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद में और कौन सा बचा दोस्तों, तो बताइएगा। इसके बाद में हमारे पास ऊष्म व्यंजन थे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे दोस्तों? श, फ, स और ह। ये दोस्तों आपने समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। बात है कि यहाँ पर जो हमने स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बात की थी, तो उसमें ह था वह इन सभी के साथ नहीं था। ह था वो अंतस्थ के साथ में था, और वह कौन सा था दोस्तों? यहाँ तो महाप्राण में है और वहाँ पर कहाँ था? घोष वर्ण में ह था। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। हमारा वर्ण वर्गीकरण था वह कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम थोड़ी सी और बात आगे करते हैं इससे, कि हमारी हिंदी में स्वर है तो उनकी कुछ मात्राएं होती है, क्योंकि हमने कहा ना कि वर्ण व्यंजन वर्ण है वह स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो हमारे पास 11 तो स्वर है और 2 अयोगवाह है। तो अयोगवाह है वह भी स्वर का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ये आपके, अब हम बात करते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वर की मात्राएं, स्वर मात्राएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो पहले, सबसे पहले हमें स्वर लिखने होंगे। स्वर कौन से है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है? स्वर है। अब स्वर की मात्राएं कौन कौन सी है इनको हम समझते हैं। तो हमारे पास अ है, तो अ की कोई भी मात्रा नहीं है। जिसके पीछे, जैसे ये क है, ये स्वर रहित है। यदि इसको ये हटा दिया तो ये मात्रा इसमें आ गई, मतलब इसमें स्वर कौन सा है? अ है। तो ये आपके बात समझ में आ गई दोस्तों। आ की मात्रा ये है और ई की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है दोस्तों, ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा दोस्तों ये है नीचे। री की मात्रा हर शब्द के जिसके भी नीचे री की मात्रा लगती है तो वो यहाँ पर लगती है। फिर इसकी ए की मात्रा ये है, ऐ की मात्रा पे डबल है दोस्तों, और ओ की मात्रा तो है जैसी है, ओ की मात्रा भी है जैसी ही। तो हमारे पास दोस्तों कन्फ्यूजन करने वाली सिर्फ 2 मात्राएं हैं जो लगभग बच्चे एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। एक तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा मामला होता है, और एक हम यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत कम बार होते हैं, क्योंकि मात्राएं होती है वह हमेशा कहाँ पर लगती है दोस्तों? स्वर व्यंजन होता है उसके बाद में लगती है। जैसे हमने क लिखा, इसमें आ की मात्रा डाली तो व्यंजन के तुरंत बाद में आई। तो यहाँ पर अपवाद है कि ये ई की मात्रा है वह व्यंजन से पहले लगती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको हम खोलेंगे, इसको तोड़ेंगे, वर्ण में करेंगे तो ये ऐसे होगा, क ई, क धन ई। तो मतलब आपको कहाँ लग रही है ये मात्रा? बाद में लग रही है, लेकिन दिख कहाँ रही है? आगे दिख रही है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। एक कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इसके ऊपर ये 2 हमारे पास, एक है ए, एक है ऐ। जब हम स्वर में लिखते हैं तो ए पर कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब इनको व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो इन पर एक मात्रा आ जाती है, और इस पर एक मात्रा वाले पे 2 मात्राएं आ जाती है दोस्तों। ये आपको याद रखने वाली बात है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इसको आप समझ लीजिएगा
ये समझने का विषय है। वैसे तो आपको सभी को आता है ये, क्योंकि क्लास फर्स्ट से जब आप किताब पढ़ना सीखे थे तब से आपने ये सीख रखा है। लेकिन एक सीखना, एक समझना और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना और एक नौकरी के लिए उसको तैयार करना, इन सभी बातों में बहुत सारा अंतर है। उस अंतर को जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े, हमसे पूछे और हम आपको बताएंगे कि क्या क्या अंतर है। हर व्यक्ति बहुत ही माइनर मिस्टेक से पीछे रहता है, बाकी सब कुछ उसे आता है, उसको प्रयोग में कैसे लाना है वही गलती होती है उससे। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। अब दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है, इससे पहले के पिछली 2 कक्षाओं के जो वीडियो थे उसे आप देख लीजिएगा, ताकि आपका वर्ण विचार कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कमेंट करके आप बताइएगा कि कल हमें कौन से टॉपिक की क्लास लेनी है, क्योंकि इकाई 1 से शुरू करें तो भी आपकी सहूलियत के अनुसार हम कौन से टॉपिक को लें, ताकि आने वाले सभी टॉपिक उस पर डिपेंड हो। यदि हम शब्द से शुरू करते हैं, टॉपिक का सीक्वेंस लेके चलते हैं, तो हम कल शब्द है, शब्दों की जो बात है, शब्द विचार है, उसे हम शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हो कि पहले संधि को प्रारंभ किया जाए तो भी बता दीजिएगा, हम पहले संधि प्रारंभ कर देंगे। और आप चाहते हो कि पहले हमें शब्द का जो ज्ञान है, शब्द ज्ञान है वह किया जाए, तो पहले हम शब्दों को ले लेंगे। शब्द कितने प्रकार के हैं, कैसे बने हैं, कौन कौन से शब्द है, ये सारे हम देख लेंगे। दोस्तों आज आपसे मैं एक और गुजारिश करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना चैनल है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली समस्त सूचनाएं हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप उसे भी ज्वाइन कर दीजिए दोस्तों। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर सूचना मिलती रहे समय समय पर। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी के साथ। नमस्कार।